गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने ही चैनल ट्यूटोरियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्त आप देख रहे होंगे मैप बनाने का पर्पस है, इसका मतलब है कि ज्योग्राफी का क्लास होगा। ये क्लास ज्योग्राफी पर्पस से है। चैप्टर का नाम देख रहे हैं भारत वन्य जीव। जितने भी वन्य जीव हैं हमारे भारत में, उसको सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए, उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार क्या काम कर रही है, वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, वो हमको देखना है। तो आप सबसे पहले देखें कि अंतर भारत में से पहली जो बात है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया, एक क्वेश्चन करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम क्वेश्चन करेगा तो आप बताएंगे 1972 में। कब आया? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत भारत में कैटेगराइज कर दिया गया, बांट दिया गया। क्या बांटा गया? एक आपका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, राष्ट्रीय गेट लगा दीजिए, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, दूसरा फिर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में और जैव मंडल के रूप में। तीन बात बोल रहे हैं। देखिए, एक आप हो गया राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा बता रहे हैं आपका सेक्शन, अगर आप इस तरह से बांटते हैं तो ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ठीक है। और फिर हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। तीन बातें याद रखें। पहली बात कि आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया, इंदिरा गांधी के समय आया। इसमें तीन बातें आप याद रखें, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इस तीनों में पहले अंतर आप समझिए, बेसिक अंतर क्या है। राष्ट्रीय उद्यान होता है कि मान ली कोई भी अगर हैबिटेंट है, अगर ये राष्ट्रीय उद्यान मान ले इसको, इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान मान लिए, तो ये हैबिटेंट है जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं, वन है, उसी को बना दिया जाता है घेरा कि आपका राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जीव भी हो सकते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, होते क्या हो सकते हैं, इसमें वस्तु भी हो सकते हैं। मतलब कहने को कोई मोन्यूमेंट है, कोई मेरा कोई इमारत है, कोई वो भी आ सकता है इसमें। तो कहने मतलब हैबिटेंट, जो पहले से हैबिटेंट है, जो प्राणी जहाँ रह रहे हैं उसी प्राणी को संरक्षित कर देना है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है। बात समझे। और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य सब देख रहे हैं, अभ्यारण्य, इसमें जो संकटग्रस्त प्राणी है, जो संकटग्रस्त या तो जाति या प्रजाति है, उसको रखा जाता है। मान लीजिए कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि कछुआ संकटग्रस्त है, बाघ संकटग्रस्त है, मगरमच्छ, पांडा, डॉल्फिन, ये सब क्या है? कछुआ। जैसे आप देखते हो कछुआ, आप देखते हैं ओलिवा के तट, वही आपको उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडले कछुआ आता है, अमेरिका से आता है, वो अंडा देने के लिए यहाँ पर। उसको लोग मार देते हैं, हाथी को मार देते हैं दांत के लिए, उसका दवा बनता है ना। बाघ को मार दिया जाता है। तो उस तरह के प्राणी को जिसकी संख्या घट रही लगातार, उसके लिए सरकार ने एक बताया कि बनाया गया अभ्यारण्य, बनाया गया वन्य जीव अभ्यारण्य। बात समझे। ये आपका पूरी तरह से भारत सरकार की तरह अधीनस्थ है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें बताते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाया गया, इसमें जीव भी आएंगे, पौधे भी आएंगे, वस्तु में। इसमें क्या आएंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ आएंगे, कौन आएंगे? प्राणी आएंगे, प्रजाति जाति संकटग्रस्त प्राणी जो है वो आएंगे। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें बनाया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर एम क्षेत्र है, एम क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित, देखिए एक क्षेत्र, दो घेरा, तीन घेरा लगा दिए, ठीक है, तीन घेरा। एम से हो गया मॉनिटरिंग क्षेत्र, जहाँ से मॉनिटरिंग किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है। ये इस घेरा को मॉनिटरिंग क्षेत्र, ये घेरा जो है आपका एक केंद्रीय जोन, केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है, सेंटर जोन, केंद्रीय क्षेत्र, सेंटर जोन, कोर जोन कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में कह सकते हैं आप कोर जोन, कोर जोन। ये सेकेंड वाला घेरा जो है इसको कहते हैं बफर स्टॉक, बफर क्षेत्र, बफर जोन, बफर जोन। ये लास्ट का घेरा इसको बोलते हैं, इसको संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, तीन क्षेत्र, ठीक है।
इसमें इस केंद्रीय क्षेत्र में कोई भी मानव की गतिविधि नहीं होगी। अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो ह्यूमन का गतिविधि इस क्षेत्र में कुछ नहीं हो सकता है। देखिए पर्यटन, आप यहाँ पर पर्यटन क्या है, प्रतिबंधित है। टूरिज्म पर्यटन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन आपका प्रतिबंधित है। इसमें आप कर सकते हैं, इसमें हर क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। इसमें मानव की गतिविधि, आपका केंद्रीय क्षेत्र में इसमें कोई गतिविधि नहीं होगी, मानव की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे इस क्षेत्र में होती है। इसमें आप याद रखेंगे ERT और एक आप ह्यूमन दे देते हैं H। इसमें आप याद रखेंगे SRT कॉमन है, RT रख सकते हैं याद। यहाँ RT कॉमन है। तो आप अगर फुल फॉर्म देखना चाहें तो H का मतलब ह्यूमन, इसका मतलब है कि बफर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मानव की गतिविधि होगी। इस क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र, लास्ट का क्षेत्र जो घेरा दिख रहा है, इसमें भी मानव की गतिविधि होगी। ठीक है। और ERT क्या है, इसमें RT कॉमन है। R से होता है रिसर्च। अगर फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग तो रिसर्च होता है। रिसर्च मतलब आप कह सकते हैं शोध करना, अनुसंधान करना। यहाँ पर T से क्या होता है, T से लिखेंगे टूरिज्म। T से टूरिज्म मतलब कि आपका पर्यटन, घूमना। और RT कॉमन हो गया, देखिए दोनों में है, इसमें भी और इसमें, माने बफर क्षेत्र में भी और संक्रमण क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्र में। E आपका बफर क्षेत्र में है। E से मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन लिख सकते हैं आप, शिक्षा लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं, कुछ ज्ञान के लिए जाते हैं तो इस क्षेत्र में घूम सकते हैं। बफर क्षेत्र में आप अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ के प्राणी को स्टडी कर सकते हैं, यहाँ के पेड़ पौधों को स्टडी कर सकते हैं आप। और यस से क्या होता है, सेटलमेंट। ठीक है। तो ये पूरा फुल फॉर्म हो गया। तो आप जैव मंडल भी समझ गए होंगे, अभ्यारण्य क्या है समझ गए होंगे, जहाँ संकटग्रस्त प्राणी है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है समझ गए होंगे। अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सेकेंड क्वेश्चन करेगा कि पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन है, पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बोलेंगे जिम कॉर्बेट। अभी लिखाते हैं, आप लिखेंगे जिम कॉर्बेट। ये जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, कहाँ है नोट करेंगे आप लोग, हम हर चीज़ लिख नहीं रहे हैं। ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था। उस समय इसका नाम था, इस जिम कॉर्बेट का हेली पार्क में, हेली नेशनल पार्क नोट करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया रामगंगा। बीच में फिर कर दिया गया 54-55 में रामगंगा, फिर रामगंगा से 57 कर दिया जिम कॉर्बेट, और फिर अभी वर्तमान में रामगंगा। देखिए पहली बार इस पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क। कब स्थापना हुआ, 1936 में। हेली पार्क में हेली नहीं कहते हैं, हेली नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद एक पर्यटन था जिम कॉर्बेट, घूमने के उद्देश्य से आया था ये आपका, इसके नाम पर रखा है जिम कॉर्बेट। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में रामगंगा नदी बहती है, उसके नाम पर इसका रामगंगा नाम पड़ा। ठीक है। तो पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर हुआ रामगंगा, फिर हुआ जिम कॉर्बेट, और फिर अभी वर्तमान में हो गया रामगंगा। ठीक। चलिए, अगर फिर इसका मतलब, इसका पहला ये भी आपको जानना जरूरी है, तो पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है भाई। तो पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है मेनाम अभ्यारण्य है। मेनाम लिखेंगे, मेनाम अभ्यारण्य, मेनाम। ये सिक्किम में है। ये कहाँ है, सिक्किम में। कब स्थापना हुआ इसकी, 1987 में। 1903 क्वेश्चन। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो मेनाम। कहाँ है, तो सिक्किम में। स्थापना कब हुआ, 87 में। ठीक। तो अब देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र समझा चुके हैं आपको। जैव मंडल, इस फिगर को जरूर नोट करेंगे। आपको ERT याद रह जाएगा, SRT कॉमन ERT आप देख लेंगे, ERT ह्यूमन दोनों में कॉमन है। इसमें भी ह्यूमन है, यहाँ भी ह्यूमन है। इस क्षेत्र में भी ह्यूमन, इस क्षेत्र में, दोनों में ह्यूमन कॉमन है। यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं, इसमें कोई एक्टिविटी, अंदर का जो क्षेत्र जो है आपका केंद्रीय क्षेत्र जो है, कोर क्षेत्र, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, समझा चुके हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान देख लिए आप लोग, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य देख लिए आप लोग, तो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन होगा भाई, तो नीलगिरी। कौन है, नीलगिरी। तमिलनाडु में पड़ता है नीलगिरी। प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इसको कहते हैं।
प्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। नोट करेंगे सब, आप याद भी करेंगे और नोट भी करेंगे, ठीक है। तो अभी इस मैप पे हम लोग देखने जा रहे हैं एक एक करके। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में 107 है। तो हम चाहेंगे कि आप फिर मैप पे देखें। वन जीव अभ्यारण्य आपका भी 566 है, वर्तमान में 566 है। 566 मैप पर दिखाएंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे और आप भी पागल हो जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम के व्यू से, जो एग्जाम में आपको आए, वहाँ तक प्रयास करेंगे कि हम बता दें आपको। राष्ट्रीय उद्यान 107 लगभग 70-80 का आपका मैप पर हम दिखाया जाएगा, ठीक है। और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं अभी वर्तमान में? 18। कितने हैं? 18, 18। कितने हैं? 18। नोट करेंगे हम, जहाँ तक लिख देते हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है। तो इसका मतलब है कि हम लोग सबसे पहले कम वाला पकड़ें, पहले इसको देख लें। ये पूछता है बराबर, है ना। और लेकिन यूनेस्को ने आपको पूरे 18 को मान्यता नहीं दिया। यूनेस्को आपका अगर क्वेश्चन करेगा कि भारत सरकार कितना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया है, तो 18। भारत सरकार का 18 है, लेकिन यूनेस्को का कितना है? तो 12। यूनेस्को 12 मान्यता दिया आपका। 18 में से 12, 6 को छाट दिया है, 12 लिया है आपका, ठीक है। चलें, यहाँ तक आपको लगता है क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मैप पर देखेंगे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, मजा लेकर देखेंगे इस पर पूरा क्या है ना। इस मैप पर एक बार देख लेते हैं हम लोग, घूम लेते हैं मैप पे। चलिए मिटाएं इसको, ठीक। एक और क्वेश्चन आप नोट करें, अपने डायरी में नोट्स बनाएं। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पर डिपेंड है वो पूरे बारीकी से समझें। इतने बढ़िया से आपको समझाया जा रहा है, 1 से 2 बार वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा क्लियर सब। चलिए अब हम लोग मैप का सहारा लेते हैं। पहली बात, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18। यूनेस्को ने कितना बनाया? 12। यूनेस्को कितना दिया? 12। पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? कौन है? तो नीलगिरी। कब स्थापना हुआ? 1986 में। टोटल 18 को मैप पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कोई भी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इसको यहाँ पर कोल्ड डिजर्ट कहिए, कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट। हिंदी में लिख सकते हैं आप शीत मरुस्थल। कोल्ड माने ठंडा होता है, और मरुस्थल हो गया मरुस्थल, कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, ठीक, ठंडा मरुस्थल। इसका नीचे उतरिए। उत्तराखंड में फेमस है नंदा देवी। नंदा देवी दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे ये हो गया, दूसरा पर नंदा देवी। आगे बढ़िए। यूपी में कोई नहीं, बिहार में कोई नहीं। सिक्किम में एक है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको कहते हैं, आप बोल सकते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में। या इसका नाम आपको कहीं पूछेगा खांगचेंग जोगा। खा करके चेंगना लोग से जोगा करता है, जोगा खाना खा के चेंगा जो होता है, चेंगवन सब जोगा करता है। ऐसा रखेंगे खांगचेंग जोगा कर रहा है सब, चेंगवन छुटकन। सिक्किम में खूब उछलता है, मजा लेता है, ऊंचा वाला खा के मर चेंगा उछल रहा है। तो खांगचेंग जोगा भी नाम आप आ सकता है, या तो कंचनजंगा, दोनों एक ही नाम है। ये हो गया तीसरा नंबर पे। ये नंबर 3 आगे। अरुणाचल प्रदेश में एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे इसको कहते हैं दिहांग। दोनों एक ही नाम है। दिहांग नदी बहती है, दिहांग दिवांग, याद रहेगा। अभी रिवीजन करवाएंगे हम। असम में आइए। असम में 2 आप साइड देखेंगे, एक है डिब्रू सैखोवा और एक मानस, फेमस है। मानस उद्यान भी है, मानस
जयमंडल क्षेत्र भी है। एक हो गया, इसी से दर्शा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ये मानस हो गया और ये हो गया डिब्रू सैखोवा। लिख रहे हैं हम दोनों, देखिए यहाँ लिख रहे हैं मानस, ठीक है, मानस। थोड़ा सा मैप आप अच्छा से देखेंगे, यहाँ पर हो गया डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा 765 मीटर लिख दिए हैं, 765 मीटर। अगर लिखे हैं तो कुछ न कुछ कारण होगा उसका। डिब्रू सैखोवा किसी का भी हम किलोमीटर नहीं बताएं आपको, इसका लिखे हैं डिब्रू सैखोवा 700। असम में कौन कौन है बोलिए? मानस, डिब्रू सैखोवा, मानस और डिब्रू सैखोवा। 765 मीटर, सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। 18 आपका जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें सबसे छोटा कौन है? डिब्रू सैखोवा। कहाँ पड़ता है? असम में। कितना दूर, कितना है? 765 मीटर, 765 मीटर। चलिए अब आइए, 1 किलोमीटर के जी, सॉरी मीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा आपको, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। इतना क्षेत्र फैला हुआ है 765। इससे भारत का क्षेत्र कितना है? 32,87,265 किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर है ना। तो उसमें से आपका 765 वर्ग किलोमीटर लिख लेंगे, 762 वर्ग किलोमीटर आपका ये रेंज लेता है। नागालैंड में कोई जयमंडल नहीं है, मणिपुर में नहीं, मिजोरम में नहीं, मेघालय में एक मेघालय में आप याद रखेंगे, मेघालय यहाँ दर्शा रहे हैं, देखिए मेघालय में नॉकरेक, मेघालय में कौन है? नॉकरेक। बढ़ते चलिए आगे। वेस्ट बंगाल में नंबरिंग कीजिए तो 4, यहाँ पर हो गया 5, 6, 7, वेस्ट बंगाल में 8, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन हो गया। उड़ीसा में है 9 नंबर पर सिमलीपाल। आंध्र प्रदेश में एक है शेषाचलम। कौन है? शेषाचलम 10 नंबर, शेषाचलम। ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर, 11 नंबर छत्तीस एमपी बॉर्डर पर, यहाँ पर है अचान कमार, एक ही नाम है अमरकंटक। तमिलनाडु यहाँ बाउंड्री पर, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पर आपका इधर है ना, मन्नार की खाड़ी। कट गया क्या? यहाँ लिख देते हैं, कट गया आपका मैप पे। ये आपका 12 नंबर है, यहाँ आप दिखा रहे हैं आपको 12 नंबर, यहाँ लिख रहे हैं आपको मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी 12 नंबर। केरल में एक पड़ता है, केरल में यहाँ लिख रहे हैं अगस्त्या मलाई, ठीक। कर्नाटक में बॉर्डर पे, यहाँ पर कर्नाटक में नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी 13 नंबर ही हो गया आपका, 14 नंबर ही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ दर्शा रहे हैं हम 14 नंबर नीलगिरी।
नीलगिरी। महाराष्ट्र में कोई नहीं। एमपी में 2, एक आध रखेंगे यहाँ पे। 15 नंबर पे पन्ना, यहीं लिख देते हैं पन्ना, पन्ना। और यहाँ पर है 16 नंबर पंचमढ़ी, यहीं लिख देते हैं इसको भी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। ठीक है। और गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में, यहाँ पर गुजरात के क्षेत्र कच्छ में 17 नंबर है कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण 17 नंबर। ये 12,454 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लास्ट में देखेंगे इस आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर कौन है आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पर इस क्षेत्र में पड़ता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। 18 नंबर, कितना हो गया 18 नंबर। टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हो गए, अब बताइए हमको टोटल कितने हो गए 18। क्लियर है 18। फिर से एक बार चले आप पूरे मैप पे। सबसे उत्तर में अगर क्वेश्चन करे कि सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में उत्तरी लिख दिए जैव मंडल क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, क्षेत्र बताइए कौन होगा सबसे उत्तर में। सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण अगर कहें, फिर सबसे दक्षिण, सब 2 क्वेश्चन हम डॉट डॉट कर रहे हैं, आप आराम से पूरा लिखेंगे। सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण हमको बताइए। सबसे उत्तर में देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश है, इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश में कौन है कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट याद रहेगा। कोल्ड ठंडा है, उत्तरी क्षेत्र क्या है हिमालय का क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, तो कोल्ड डिजर्ट। दक्षिण में ग्रेट निकोबार, दक्षिण में उत्तर कोल्ड डिजर्ट, दक्षिण ग्रेट निकोबार। तो लिखें यहाँ कोल्ड डिजर्ट, उत्तर में कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, दक्षिण में ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। 2 क्वेश्चन। टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है, पहली बार 18। यूनेस्को ने कितना मान्यता दिया, यूनेस्को कितना को मान्यता दिया 12 को। भारत में कितना है 18। सबसे उत्तर में कौन है कोल्ड डिजर्ट, सबसे दक्षिण में कौन है ग्रेट निकोबार। फिर अगर क्वेश्चन करते हैं हम कि सबसे पहला कौन है, सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बता चुके थे आपको नीलगिरी। कौन है नीलगिरी। इसकी स्थापना कब हुई 1986 में। और क्या क्वेश्चन निकल सकता है, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आप बताएंगे, पूरा लिखेंगे। सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे उत्तर में कोल्ड डिजर्ट, सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार, पहला जैव मंडल नीलगिरी, पहला जैव मंडल नीलगिरी, सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे बड़ा कच्छ का रण कितना है भाई 12,454 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा अभी बताए हैं डिब्रू सैखोवा असम में, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा, डिब्रू कहीं सैखोवा लिखा रहेगा, आप हटाइएगा नहीं, नहीं कि सर गलत लिख दिए, ऐसे भी रहेगा सैखोवा, ऐसा लिखा रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, ऐसे भी रहेगा लिखा हुआ सैखोवा। असम में पड़ता है, कहाँ पड़ता है असम में। इसका क्षेत्रफल कितना है 765 वर्ग किलोमीटर, 765 वर्ग किलोमीटर। ठीक है याद रहेगा आप। सबसे उत्तर कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिण ग्रेट निकोबार, सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे छोटा देखिए इधर बढ़िया है, सबसे उत्तर सबसे दक्षिण, सबसे बड़ा
गुजरात में, सबसे छोटा असम में। सबसे छोटा कौन है? डिब्रू सैखोवा। सबसे बड़ा कौन है? कच्छ का रण। टोटल कितना? 18। यूनेस्को कितना मान्यता दिया? 12। पहला कौन है? नीलगिरी। ये तो बात है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं पूरा मैप पे। हिमाचल प्रदेश में बताइए कौन है, आँख बंद करके। हिमाचल मैप देख रहे हैं आप? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डिजर्ट। उसके बाद आई उत्तराखंड में है नंदा देवी। यूपी में है नहीं, बिहार में है नहीं। सिक्किम आइए, सिक्किम में कौन है? कंचनजंगा बोलिए या खांगचेंग जोगा। चेंगुआ जोगा कर रहा है, खांगचेंग जोगा। उधर चलिए, फिर अरुणाचल प्रदेश चलिए, एक है दिहांग दिवांग। असम में 2 है, कौन कौन? मानस है और डिब्रू सैखोवा। नीचे उतरिए, नागालैंड में है नहीं, मणिपुर में है नहीं, मिजोरम में है नहीं, त्रिपुरा में है नहीं, मेघालय में एक। मेघालय में कौन है? नॉकरेक। मेघालय नॉकरेक, नॉक कर दीजिए, मेघ पड़ जाएगा। देखिए मेघ पड़ता है, मेघालय नॉक करता है तो मेघ पड़ना शुरू हो जाता है, तो मेघालय हो गया। फिर आइए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल फेमस है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए भी, जैव मंडल के लिए, वन जीव अभ्यारण्य के लिए भी, राष्ट्रीय उद्यान के लिए सब फेमस है। तो सुंदरबन सोचना क्या है। उड़ीसा में सिमलीपाल, आपको पूछेगा ही, सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन है? जैव मंडल, सिमलीपाल। राष्ट्रीय उद्यान में भी आएगा वो सिमलीपाल। उड़ीसा के नीचे फिर आते हैं हम लोग कौन? आंध्र प्रदेश। तो वहाँ पर है कौन? आंध्र प्रदेश, शेषाचलम है। फिर बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर एक पड़ता है, उसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, अचान कमार। कमर कस लीजिए, 2 राज्य मिला हुआ, 2 मिला दीजिए। अमरकंटक नदी जो है, अमरकंटक निकलती है मध्य प्रदेश में, मेवाड़ का चट्टान से, पहाड़ से, तो वहाँ से हो गया। तो अचान कमार और अमरकंटक। नीचे और उतरिए, तमिलनाडु में पूरब के क्षेत्र में श्रीलंका है, मन्नार की खाड़ी। फिर घूम जाइए इधर, अब एक ग्रेट निकोबार तो वहाँ पर है ही। फिर इधर घूमिए आप ए साइड। केरल में ज़्यादा लोग ऋषि मुनि आते थे, अगस्त लोग आते थे, तो अगस्ता खूब मलाई खाते थे, तो अगस्त मलाई याद रहेगा आपको। कौन रहेगा? अगस्त मलाई। केरल के बाद ऊपर चढ़िए, कर्नाटक में नीलगिरी फेमस है, पहला जैव मंडल क्षेत्र है नीलगिरी, खत्म हो गया। उसके बाद कर्नाटक के बाद फिर कौन? महाराष्ट्र में है नहीं, गुजरात में एक है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है आपका। उसका क्षेत्र कितना है? 12,454 किलोमीटर। तो हम लोग अभी इस वीडियो में किसको देखें? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को देखें 18। उम्मीद करते हैं कि आपको मैप पर भी आधा याद हो गया होगा और पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। क्या रहेगा? राष्ट्रीय उद्यान। उसके अगले वीडियो में रामसर साइट को देखेंगे। बहुत क्वेश्चन आता है रामसर साइट, रामसर जो ईरान में जगह है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक और वीडियो बनाएंगे छोटा छोटा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि सबको भलाई हो सके। सिर्फ अपने मत पढ़िए और लोगों को पढ़ने दीजिए। हाँ, और एक बात ये है कि नवादा, आप जानते हैं कि मेरा नाम कंचन कुमार है और ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हैं रीडिंग क्लासेज है, लेकिन ऑफलाइन हम आपको जब भी मिलेंगे नवादा आकाश बैंकिंग में, वहाँ पर न्यू बैच फिर से, वहाँ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, वहाँ का रूल ही अलग है कि बना दिए हैं कि जो भी बच्चे चाहें सब एक बार एडिशन लें और सभी सब्जेक्ट पढ़ सकें। फ़िलहाल 5 सब्जेक्ट चल रहा है, 5 बैच में 5 सब्जेक्ट है। आप किसी एक बैच में एडिशन लीजिए, किसी बैच में पढ़ सकते हैं, आप जल्दी ख़त्म करके निकलिए। मेरा ये पर्पस ये है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिस बैच में एडिशन लिए उसी बैच में पढ़ना है आपको, किसी बैच में भी आ सकते हैं आप, 5 बैच में पढ़ सकते हैं। तो 12 तारीख से 12 अक्टूबर को न्यू बैच दिए हैं, 11 से 12, 11 से 12। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। इसको देख लीजिए आप, न्यू बैच 12 अक्टूबर को। कब दिए हैं? 12 अक्टूबर को। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? इसका टाइम है आपका, टाइम 11 AM से 11 AM टू 12 PM, माने 1 घंटा क्लास रहेगा, 11 से 12 PM तक 1 घंटा। इसमें सब्जेक्ट जो होगा आपका फिजिक्स, इसमें फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाएंगे। और अवेलेबल कहाँ है? आकाश बैंकिंग नवादा, तो जानते हैं आप, आकाश बैंकिंग नवादा में है, नवीन नगर में पड़ता है। किसी से पूछेंगे आकाश बैंकिंग फेमस है, आप वहाँ के मिल सकते हैं। कंचन सर मेरा नाम हुआ, ठीक है दोस्तों। फ़ी का स्ट्रक्चर वहाँ आएंगे पता चल जाएगा ऑफिस में,
ठीक है, थैंक यू। चलिए।